हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जहां पर हम अपने गॉस लॉ का एप्लीकेशन करने लग जाएंगे। बट उससे पहले, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ पूरा पढ़ा था, गॉस लॉ क्या होता है ये समझा था, कुछ प्रिकॉशंस हैं गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले, या मैं बोलूं गॉस लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, उसे मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने के बाद आपको बताऊंगा। फिर हम एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर पर ले जाऊंगा और वहां जो चीजें हमने पढ़ी थी एक बार फटाफट हम उसका रिवीजन करेंगे ताकि हमारी एक कंटिन्यूटी बने रहे। मैंने आपको क्या बोला कि एरिया वेक्टर, फ्लक्स, गॉस लॉ कैसे लगाना है, गॉसियन सरफेस कैसे बनाना है, उसके बाद एप्लीकेशन कैसे करना है गॉस लॉ का, क्या फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। ये सारे की सारी चीजें क्या है, एक कंटिन्यूएशन में है। अब क्योंकि हमारा एक लेक्चर 10-12 घंटे का तो बनना सही नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर्स को ब्रेक कर रहे हैं। बट जरूरी है, अगर किसी पर्टिकुलर लेक्चर में किसी कंसेप्ट की जरूरत है तो मैं उस लेक्चर में आपको रिवाइज जरूर करवाऊंगा कि भाई पिछले लेक्चर में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, ताकि आपका एक कंटिन्यूटी बनी रहे, आपको ऐसा ना लगे कि कुछ ब्रेक हुआ है बीच में। ठीक है ना। तो आई होप आप समझेंगे कि आज के लेक्चर को मैं पिछले वाले लेक्चर की स्लाइड से स्टार्ट क्यों कर रहा हूं। ठीक है, ओके। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और कंप्लीटली फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप चाहे तो कंपेयर करके देख सकते हैं। मैं तो छाती ठोक कर ये बात बोल सकता हूं कि हमारा कंटेंट आपको सबसे बेस्ट ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग गॉसेस लॉ, जो हम कर चुके हैं पहले भी इनफिनाइट लाइन चार्ज के लिए और सिलेंडर के लिए पहले भी कर चुके हैं। अरे भाई, लाइन चार्ज के लिए आपने पहले किया था ना, एंगल बना के, बड़ा टफ सा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। θ1 लिया था, θ2 लिया था, फिर हमने बहुत सारे केसेस समझे थे कि θ1 θ2 अगर बराबर हो गए तो क्या होगा, θ1 90 हो जाता है, θ2 90 हो जाता है, इन्फिनाइटली लॉन्ग हो जाती है आपकी लाइन चार्ज हो जाता है ना। ये सब हमने बड़ा टफ तरीके से किया था। लेकिन अब आप देखेंगे कि गॉस लॉ को समझने के बाद, गॉसियन सरफेस बनाने के बाद, ये पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं प्रोसीजर था, ये कितना इजी हो जाएगा। क्या फाइंड आउट करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कुल मिलाकर कॉम्प्लेक्स चीजों की, कॉम्प्लेक्स शेप्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना वैसे बड़ा टफ होता है, लेकिन जब आप गॉस लॉ सीख जाते हो तो यही चीज आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है। ये आपको समझ में आएगा आज के लेक्चर में। तो चलिए, हमने आपके लिए एक मॉड्यूल बनाकर रखा है जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं। उसके साथ ही साथ आपको दी जाती है क्या, डीपीपी आप सॉल्व कर लो तो वेल एंड गुड, नहीं तो डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके सामने आते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं, पीवाईक्यूज आपको दिए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग आपकी होने लग गई है। आज के डाउट में आपके क्वेश्चंस के आप डाउट फटाफट आपको भेजे जाते हैं। हाँ, बस एक चीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिस पर हम वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये भी आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। ठीक है, चलो। तो यार, इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, मुझे जरूरी है ये बताना कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो आइए लास्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा था कि अगर आपकी फील्ड यूनिफॉर्म होती है, अगर आपकी फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, अरे क्या हो गया बेटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ठीक, ओके। ई ए कॉस थीटा, ये आप तभी लगा सकते हो जब आपकी फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, अगर आपकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती थी तो हम उसके लिए लगाते थे फॉर्मूला क्या, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेते थे और उसके थ्रू क्या निकालते थे, फ्लक्स निकालते थे। छोटे से एलिमेंटल एरिया की तरफ से हम क्या निकालते थे, फ्लक्स निकालते थे और उसको इंटीग्रेट कर देते थे। तो इस तरीके का फॉर्मूला हमारे सामने आता था जब आपकी फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। आई बात समझ में? हाँ सर। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग एरिया, हायर मैथमेटिक्स, यानी क्या हुआ, जब आपका ये जो शेप था ये बहुत ही पेचीदा हो गया। पेचीदा मतलब उसका एरिया कैलकुलेट करना बड़ा टफ हो गया। देखो, अगर ये स्फीयर होता तो छोटे से एलिमेंटल एरिया को हम बड़े एरिया से आराम से कन्वर्ट कर सकते थे। छोटा एरिया देखो, उसमें डी जोड़ो तो आपके पास एक स्फीयर का एरिया आ जाएगा। बट अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स शेप आ जाता है तो फिर डी करके जुड़ना और एक एरिया निकालना बड़ा टफ हो जाता था, है ना। तो हमने बोला कि भैया हमको जरूरत पड़ेगी अब किसकी, गॉस लॉ की, है ना। ठीक है, तो हम बढ़े किसकी तरफ, गॉस लॉ की तरफ। हमने वहां सीखा कि गॉस लॉ ये बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस यानी कि 3D सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। किसी सरफेस के अंदर, क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, उसी पर डिपेंड करता है आपका क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। ये हमने समझा, ओके।
हमने बोला कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस दैट इज अ 3D सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कि कितना फ्लक्स निकल रहा है किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर से, वो हमेशा क्या होगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और यहां पर आप जो Q रखोगे वो क्या होना चाहिए, विद साइन होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है चार्ज, नेट चार्ज पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव है तो आप नेगेटिव रखोगे। ये हमने पढ़ा था, ठीक है सर। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया था और ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा छोटा था। क्या था, बहुत ही ज्यादा छोटा था, याद करिए, बहुत ही ज्यादा छोटा था। मतलब हमने ये बोला था कि जो फाई नेट है वो और कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर था, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि दिस इज द इंटीग्रेशन थ्रू क्लोज्ड सरफेस, और यही चीज किसके बराबर थी आपकी, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। याद आया कि नहीं याद आया, है ना। तो ये इतना ज्यादा मैथमेटिकल जो आप काम करते थे, ये काम किसने खत्म कर दिया, गॉस भाई साहब ने खत्म कर दिया। और ये बोल दिया कि अगर आपको किसी भी क्लोज्ड सरफेस 3D सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आप ये देख लीजिए कि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है और उसको डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से, आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपने अच्छे से पढ़ ली। ओके, हम आगे बढ़े। हमने बोला यार ये देखो ये फॉर्मूला वापस आया है ना, ठीक है, चलिए वेरी गुड। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। अच्छा, ये जो क्लोज्ड सरफेस आप बनाते थे जिसपे आप सारा एनालिसिस करते थे, इसको आपने क्या बोला, गॉसियन सरफेस बोला। हर वो सरफेस जहां पर आप गॉस लॉ लगाएंगे, यानी कि हर वो क्लोज्ड सरफेस जिस पर आप गॉस लॉ लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, आपका गॉसियन सरफेस कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड फाई नेट थ्रू दी स्फीयर। हमने यहां पर क्या किया, स्फीयर से फाई नेट निकालना सीखा, पूरा कैलकुलेशन किया। मैंने आपको बताया कि यार कैसे आपका ये जो इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन जो था क्लोज सरफेस पे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये कैसे Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया। उसके लिए हमने ये पूरा डेरिवेशन किया और फाइनल रिजल्ट तक हम पहुंचे। और फाइनल रिजल्ट देखो क्या आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने आपको बोला कि अगर मैं स्फीयर का रेडियस डबल करके देखूं तो देखो क्या होता है। मैंने स्फीयर का रेडियस डबल करने का सोचा, है ना, स्फीयर का रेडियस मैंने डबल करने का सोचा। हाँ देखिए आप, ये देखिए कहाँ गया, ये देखो स्फीयर का रेडियस मैंने डबल किया और उसके बाद जब मैंने फाइनल फ्लक्स निकाला तो वो भी किसके बराबर आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर किसी छोटे स्फीयर के अंदर Q चार्ज एनक्लोज्ड है और उसी स्फीयर का रेडियस में डबल कर देता हूं तो दोनों से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा, और वो कितना होगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात, हाँ समझ में आ गई। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखिए, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर रेडियस r हो, 2r हो, 3r हो, अगर इन सारे सरफेसेस के अंदर Q चार्ज इनक्लोज्ड है तो जो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस होगा, चाहे वो कोई सा भी सरफेस हो, वो क्या होगा, हमेशा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। देख लो, और ये Q क्या होना चाहिए, सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है ना, ये वाली बात भी हमने कर ली थी। अच्छा, फिर हम आगे बढ़े। मैंने और कुछ बात करना चाहा आपसे, और मैंने आपको ये बताया कि नेट, यहां पर जो है फॉर्मूला आप लगाते हो, फाई नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थ्रू क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो E है, ये E क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस। सरफेस पर फील्ड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सरफेस पर। अच्छा, ये देखो यहां पर जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे, तो आपने देखिए E की वैल्यू क्या पुट की है, आपने E की वैल्यू क्या पुट की है, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। मतलब आपने इस स्फीयर के सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, और वो क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं, यही बात मैंने यहां पर आपको बताई कि इस फॉर्मूले में जो आप E लेते हो, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, और ये जो Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसमें जो Q होता है ये सरफेस के अंदर वाला होता है। अगर कोई चार्ज सरफेस के बाहर रखा होगा तो उसका कोई लेना देना नहीं होगा फ्लक्स कैलकुलेट करने में। आई मेरी बात समझ में। बट अगर कोई चार्ज बाहर रखा हुआ है तो उसके द्वारा जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी सरफेस के, स्फीयर के, ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, तो वो जरूरी रहेगा, वो काम की है। नहीं आई बात समझ में। यहां पर मैंने आपको बताया था, देखो एक चार्ज था Q2, एक चार्ज था Q1, ये क्या था, स्फीयर के अंदर था, इस क्लोज्ड सरफेस के, इस गॉसियन सरफेस के, ये दोनों चार्ज अंदर थे, और एक चार्ज बाहर था। तो मैंने आपसे बोला कि अगर आपको फ्लक्स थ्रू इस सरफेस निकालना है, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस निकालना है, तो वो निकलेगा किससे, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, यानी कि Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है ना, मतलब फ्लक्स निकालने के लिए आपको हमेशा ये देखना है कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है। क्या बाहर के Q3 चार्ज से फ्लक्स पे कोई अंतर पड़ रहा है, नहीं, बाहर के Q3 चार्ज से फ्लक्स पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। अच्छा, बट अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, फाई नेट
ऑफ द स्फीयर इंटीग्रेशन थ्रू क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर आप लगाते हो, तो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे वो कहां निकालोगे? इस सरफेस पे निकालोगे। किस सरफेस पे? इस सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे। ठीक, अब स्फीयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो तो Q2 के कारण भी हो सकती है, वो Q1 के कारण भी हो सकती है, और वो Q3 के कारण भी हो सकती है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, तो मैंने बोला कि भैया यहां पर जो फील्ड इंटेंसिटी होगी किस पर? स्फीयर के सरफेस पर, वो इस चार्ज के कारण भी आप कैलकुलेट करोगे, इसके कारण भी करोगे, इसके कारण भी करोगे, तीनों के कारण जो नेट आएगी वो फील्ड आपको यहां पर रखनी पड़ेगी। देखो यही चीज लिखी है मैंने, नेट फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 एंड Q3 एट दी सरफेस गॉसियन सरफेस। अंतर बहुत अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए, है ना? ये लास्ट क्लास में हम आराम से पढ़ चुके हैं। ओके, फिर हमने बोला कि यार साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड नहीं करता है आपका फ्लक्स, क्या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है? तो हमने वो भी देखा। एक सिलेंडर लेकर आया, उसके अंदर हमने क्यू चार्ज रखा, कोन लेकर आया, उसके अंदर क्यू चार्ज रखा, क्यूब लेकर आया, उसके अंदर क्यू चार्ज रखा, स्फीयर लेकर आया, उसके अंदर क्यू चार्ज रखा। मैंने बोला कि बताओ भैया इसके अंदर से फ्लक्स कितना जाएगा? तो आपने बोला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने नहीं बोला, गॉस भाई साहब ने बोला, और बहुत बड़ा लॉ है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से गॉस लॉ को पढ़ते हैं जितना जरूरी है, बट अगर आप देखोगे तो ये तो बहुत पीएचडी का टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके अंदर तो आप समाते चले जाओगे। ठीक है ना? तो आपको ये समझ में आ गया कि साइज पे डिपेंड नहीं करता है आपका गॉस लॉ, यानी कि आपका फ्लक्स। शेप पे भी आपका फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी नहीं करता। देखो सबके अंदर से जो फ्लक्स निकल रहा है वो क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ओके, वेरी गुड। फिर हम आगे बढ़े। फिर मैंने बोला कि इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स की बात कर ले, तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो, आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो, तो आप देखिए जो एरिया वेक्टर है और जो फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा सेम होती है, पैरेलल होती है। स्फीयर के केस में बता रहा हूं क्या है, पैरेलल है। तो यहां पर थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। थीटा 0 डिग्री हो गया तो यहां पर क्या आ गया भाई? फाइनाइट इज इक्वल्स टू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ईडीए cos 0 करोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ईडीए हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? कुल मिलाकर जो आपका फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो जो पॉजिटिव फ्लक्स होता है उसको आप आउटगोइंग फ्लक्स बोलते हो। जो पॉजिटिव फ्लक्स होता है उसको आप हमेशा आउटगोइंग फ्लक्स बोलोगे। और अगर आपने यहां पर चार्ज नेगेटिव रख दिया तो देखिए उसकी जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अंदर की तरफ होती है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है। थीटा 180 हो जाएगा, आप ई ए कॉस 180 लगाओगे तो माइनस कॉस 180 -1 हो जाएगा, तो माइनस ई ए आ जाएगा। माइनस ई ए का मतलब ये है कि आपका जो फ्लक्स है वो नेगेटिव है। यहां से भी देख सकते हो, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो नेगेटिव फ्लक्स आने लग जाएगा। तो नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है कि फ्लक्स इनकमिंग है। फ्लक्स क्या है? इनकमिंग है। अब याद करो आपने क्यूब वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था मेरे साथ, एक क्यूब वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। उसमें फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसी थी। ठीक, तो अगर मैं ये वाला फेस कंसिडर करता हूं, ये सामने वाला फेस कंसिडर करता हूं, फर्स्ट वाला, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, A1 वेक्टर बाहर की तरफ होगा, हाँ कि ना, और फील्ड अंदर की तरफ है, फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो आप देखो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ कि ना? तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा थ्रू दिस फर्स्ट सरफेस वो क्या होगा? EA1 cos 180, cos 180 -1 तो हो जाएगा माइनस EA। कितना हो जाएगा? माइनस EA। तो क्या आप इसको इनकमिंग फ्लक्स नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। उसको आप इनकमिंग फ्लक्स नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है ये यही बताता है कि फ्लक्स कैसा है? इनकमिंग है। ओके सर, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये चीज हमने पढ़ ली। फिर हमने बात करी यार, देखो जरूरी है क्या कि किसी सरफेस के अंदर से अगर फ्लक्स 0 है तो वहां फील्ड भी 0 हो? एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, एक स्फीयर था, उसके बाहर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया था। एक स्फीयर था जिसको मैं गॉसियन सरफेस में मान रहा था, इसका गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, एक चार्ज मैंने बाहर रख दिया, तो भैया इस चार्ज के कारण फील्ड तो निकलेगी ना, चारों तरफ निकलेगी। मैंने सिर्फ इसके यहां पर देखा है बना के, है ना, निकलेगी तो उस साइड भी मैंने यहां पर बस देखा है। तो आप मुझे बताओ कि इस स्फीयर के अंदर ये फील्ड नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही क्या? प्रेजेंट नहीं है क्या? अरे फील्ड प्रेजेंट है, इस स्फीयर के अंदर फील्ड प्रेजेंट है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मतलब फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर कितना होगा, तो आप बोल रहे हो 0। मैंने बोला क्यों 0 भाई? तो आपने बोला कि इस स्फीयर के अंदर ये चार्ज नहीं है। अगर स्फीयर के अंदर ये चार्ज होता तो फिर आप बोल देते कि हाँ भाई फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। बट क्योंकि ये चार्ज स्फीयर के बाहर चला गया है तो हम बोलेंगे इसके अंदर से कोई भी फ्लक्स नहीं जा रहा। बिल्कुल सही। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? एग्जिट हो रही हैं। मतलब इनकमिंग फ्लक्स जो है आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर होता है। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस परपेंडिकुलरली। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल सही। तो जितनी घुस रही है उतनी ही बाहर निकल रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है? इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर हो जा रहा है, इसलिए आपका फ्लक्स 0 आ रहा है।
बट इसका मतलब यह है क्या कि इस सरफेस पर कोई फील्ड नहीं है, सरफेस पर फील्ड है। तो आप ये याद रखेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर फ्लक्स जीरो हो तो फील्ड भी जीरो हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर फ्लक्स जीरो है तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस जीरो होगा, ये बात पक्की है, ठीक है ना। वेरी गुड। तो ये मैंने लिखा था फाई इनकमिंग इज इक्वल्स टू फाई आउटगोइंग, ठीक है, फाई नेट इज इक्वल्स टू फाई इन प्लस फाई आउट, और वो जीरो आ जाता है, ठीक है। दूसरा केस मैंने लिया, यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस बनाया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया, इसके अंदर चार्ज रख दिया और एक और स्फेरिकल सरफेस इसके साथ जोड़कर रख दिया। मैंने आपसे पूछा कि फ्लक्स थ्रू दी सरफेस 1 बताओ, तो आपने फटाफट बता दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुछ गलत नहीं बताया। फ्लक्स थ्रू दी सरफेस 2 आपसे जैसे ही पूछा आपने बोल दिया कि वो जीरो है। क्यों? क्योंकि भाई इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। हाँ, फील्ड लाइन जरूर जा सकती है, फील्ड प्रेजेंट है बोल सकता हूं मैं, लेकिन फ्लक्स नहीं। तो मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि E नेट इनसाइड S2 इज जीरो, ऐसा नहीं है। नेट फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड सरफेस 2 जीरो है क्या? नहीं। मैंने इसको काटने को बोला था कि इसको काटो, लिखो और लिखकर काटो और अपने मन में समझाओ अपने आप को यहां लिखकर कि भैया अगर फ्लक्स जीरो है तो चार्ज एनक्लोज्ड जीरो होगा, बट जरूरी नहीं है कि फील्ड भी जीरो हो जाए। हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि हो जाए हमेशा। क्लियर? ओके, चलिए, इतनी सारी बातें हमने समझी थी, आपको आई होप याद होगा। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे कि फ्लक्स इनकमिंग इज टेकन एज नेगेटिव एंड फ्लक्स आउटगोइंग इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। इफ नो नेट फ्लक्स पास थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस E में नॉट बी जीरो, देखो अगर कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है किसी सरफेस यानी कि फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो जरूरी नहीं E जीरो हो, E may not be zero but the flux of E must be zero and the net charge enclosed must be zero। बता चुका हूं हिंदी में भी आपको। नेक्स्ट, नो नेट फ्लक्स इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। अगर गॉसियन सरफेस के आउटसाइड कोई चार्ज रखा है तो उसका कोई भी योगदान नहीं होगा फ्लक्स में। अगर आउटसाइड कोई चार्ज रखा है गॉसियन सरफेस के आउटसाइड कोई चार्ज रखा है तो फ्लक्स में उस चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बता चुका हूं, सब पढ़ा देता हूं, पहले मैं सब पढ़ा देता हूं, बाद में अंग्रेजी लिखवाता हूं, ठीक है ना। Because the number of E, number of field lines coming into is equal to the number of field lines going out of the surface। क्या ये बात मैंने आपको नहीं समझाई? ये समझाइए, ये देखो, ये बताया। सब कुछ पढ़ने की जरूरत है यार, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो एक एक लाइन आपको कनेक्ट होगी, आपको सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग फ्लक्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। टोटल चार्ज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो आप उनको सम करो और जो भी चार्ज आ रहा है चाहे वो नेट चार्ज नेगेटिव हो या नेट चार्ज पॉजिटिव हो वही कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स निकालने में थ्रू दैट गॉसियन सरफेस। अब ये देखिए गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर 3 चार्ज रखे हुए हैं, है ना। तो अगर आप सरफेस से निकालोगे फ्लक्स तो देखो तीनों चार्ज का योगदान रहेगा। बट अगर आप ये फॉर्म लगाओगे E वेक्टर डॉट DA वेक्टर तो आप यहां पर देखिए कि ये जो फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल रहे हो सरफेस पे वो तीनों चार्ज के कारण आएगी। तीनों चार्ज के कारण यहां पर नेट फील्ड इंटेंसिटी आएगी। देखिए E4 क्या है, ये Q4 है, एक चौथा चार्ज भी बाहर रखा हुआ है, ठीक है ना। इसका योगदान फील्ड में रहेगा लेकिन इसका योगदान फ्लक्स में नहीं रहेगा। इसका योगदान फील्ड में रहेगा, फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस पे रहेगा, बट इसका योगदान फ्लक्स निकालने में नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इन गॉसेस लॉ फील्ड इंटेंसिटी इज द नेट फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। देखो ये भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बता दिया है पहले ही आपको। नेक्स्ट, द गॉसियन सरफेस, मुझे छींक आ रही है, हे भगवान, सॉरी। The Gaussian surface should be symmetric about the charge और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो जब हम Gaussian surface बनाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ठीक है मैंने बता दिया था आपको कि जब भी आप गॉस लॉ लगाओ तो हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड ऐसा क्लोज्ड Gaussian surface बनाओ। वैसे तो Gaussian surface हमेशा क्लोज्ड ही होता है तो बोलने की जरूरत नहीं है कि क्लोज्ड Gaussian surface हो। तो अगर आप कभी भी गॉस लॉ लगाओ तो जो भी आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अराउंड ऐसा Gaussian surface बनना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड क्या हो, सिमेट्रिक हो। अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो भी गॉस लॉ लग जाएगा लेकिन वो हमारे काम का नहीं होगा, तो भी वो हमारे काम का नहीं होगा। हमको ऐसे ही क्वेश्चंस करने को मिलेंगे जहां पर आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अराउंड जो आप गॉसियन सरफेस बनाओगे वो सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना। मैं अभी भी बोल दे रहा हूं कि अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो ऐसा मतलब नहीं कि गॉस लॉ नहीं लगेगा, गॉस लॉ तब भी लगेगा लेकिन वो हमारे काम का नहीं होगा, हायर मैथमेटिक्स में पहुंच जाएगा, हमको उसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, अभी सब समझ में आएगा, करेंगे इसी लेक्चर में करेंगे। द फील्ड लाइंस मस्ट बी सिमेट्रिक एंड कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस, व्हाट इफ इट्स नॉट देन।
यहां पर बोला है कि जो फील्ड लाइंस है इट शुड बी सिमेट्रिक एंड कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये देखो, जब आपने स्फेरिकल ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जब आपने स्फीयर से निकाला था फ्लक्स, तो आप देखिए फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, ई डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, लेकिन गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर जब आप देखोगे तो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर समझ रहे हैं, ओके। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है व्हाट इफ इट्स नॉट देन, अगर फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है गॉसियन सरफेस पर हर जगह, तो फिर क्या होगा, तब भी गॉस लॉ लग जाएगा, तब भी गॉस लॉ लगेगा, बट हमारे लिए वो यूजफुल नहीं होगा, तब वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, मैथमेटिक्स दिक्कत करने लग जाएगी, हम इतना परेशान नहीं होंगे नीट के लिए। आई मेरी बात समझ में? ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। अब आप ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओगे, अब आप ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओगे जिसमें हर पॉइंट पर आप क्या देखोगे, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। कोशिश करोगे कि हर जगह एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम हो। देखो यहां पर देखो आप, एरिया वेक्टर ई वेक्टर थीटा 0, एरिया वेक्टर ई वेक्टर थीटा 0, एरिया वेक्टर ई वेक्टर थीटा 0। आई मेरी बात समझ में? तो सर थीटा हमेशा 0 रहेगा क्या? नहीं, कोशिश हम करेंगे। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री भी हो सकती है। हाँ, 0 हो सकती है, 90 हो सकती है, 180 डिग्री भी हो सकती है। कोशिश करेंगे हम ऐसा ही गॉसियन सरफेस लें जिसमें हमको ये 3 एंगल ही देखने को मिले। कोशिश तो हम ये करेंगे कि एक ही मिले, लेकिन अगर चेंज हो रहा है तो 0 से 90 पे हो, 90 से 180 पे हो, या 180 से 0 पे हो जाए, तो इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, हम आसानी से फ्लक्स या अपना फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए आपका कोई गॉसियन सरफेस। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर कोई फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन नहीं होगी। आपको सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना, और सरफेस पर ही आपने चार्ज रख दिया, तो जहां पर चार्ज होता है वहां पर फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि आर की वैल्यू 0 हो जाती है। KQ/r² होता है, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर बेटा कैसे डिफाइन करोगे फील्ड इंटेंसिटी को? ठीक है ना? हाँ, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जिसमें आपको बोलेगा कि एक गॉसियन सरफेस है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर मान लो एक तार है, एक वायर है, चार्ज्ड वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, तो आपको वायर अंदर ऐसे डालनी पड़ जाएगी। आप धीरे धीरे करके वायर अंदर डालेंगे। अब ये वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना, तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो आप देख रहे हो कि चार्ज को तो काटते हुए जा रहा है गॉसियन सरफेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को तो ये सरफेस काटते हुए जा रहा है, फिर क्या करेंगे? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन सरफेस काट सकता है, वो तो काटेगा ही। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कट कर सकता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कट बाय द गॉसियन सरफेस, कैन बी कट बाय द गॉसियन सरफेस। बात समझ में आई? ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको और नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, है ना? इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि पॉइंट चार्ज अगर होगा, अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज कोई गॉसियन सरफेस कट नहीं कर सकता, बट अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो उसको कट करके जा सकता है। किसी भी टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कट कर देगा, बट पॉइंट चार्ज को कट करके नहीं जाना चाहिए गॉसियन सरफेस। अगर कट कर देता है तो भी गॉस लॉ लग जाएगा भाई, हायर मैथमेटिक्स करेगी वो, हमको जरूरत नहीं है उस चीज़ की, हम फालतू किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। चलिए, तो जरा हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, है ना? और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमको चीजें याद हैं कि नहीं। व्हाट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 एंड सरफेस 2? व्हाट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। ठीक, बताइए मुझे, व्हाट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 एंड सरफेस 2? क्या इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है? नहीं सर। फ्लक्स थ्रू, नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 विल बी इक्वल टू द नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 विच इज नथिंग बट Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस खत्म बात, है ना? आपकी यादें ताज़ा हो गई हैं। इसमें हमने बात की थी कि भैया साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, कितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चार्ज इनक्लोज कितना आया है? Q आया है।
क्लियर? तो चाहे सरफेस 1 से देखो चाहे सरफेस 2 से देखो, आपको सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाती हुई देखेंगी। देखना है क्या आपको? हाँ सर देखना है। देखो ये निकली फील्ड लाइंस, ये अरे 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 अरे, ये वाला गाना आपने सुना है क्या? चलिए अब आप देखिए, अगर आप सरफेस 1 को देखें, अंदर वाले सरफेस को देखें, अगर आप छोटे वाले सरफेस को देखें, सुनना मेरी बात, दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2। अगर आप सरफेस 1 को देखें तो सरफेस 1 से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ कि ना? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस 1 परपेंडिकुलरली इज 8। यहां पर भी अगर आप देखोगे बड़े सरफेस को, सरफेस 2 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप सरफेस 2 से भी देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकली हैं? 8 निकली हैं। तो ये तो हो गई क्वेश्चन की बातें यार। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए जाएंगे, क्वेश्चंस आप जब करेंगे तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए जाएंगे और बोलेंगे कि फ्लक्स निकालो। अगर आपको बोलेगा भैया ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस क्यू का, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज है, ठीक। अब पॉइंट चार्ज है तो भाई पॉइंट चार्ज के अराउंड आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इसके अराउंड आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। दिस इज दी क्लोज्ड सरफेस, है ना। अब ये जो क्लोज सरफेस है इसको मैं प्यार से, या मैं बोलूँ टेक्निकली क्या बोलता हूँ, गॉसियन सरफेस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? गॉसियन सरफेस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? गॉसियन सरफेस बोलता हूँ। अब यार गॉसियन सरफेस, अभी आपको मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, याद करो किधर गया वो पॉइंट, किधर गया वो पॉइंट, ये देखिए, ये पॉइंट देखिए कहाँ गया, सिमेट्रिक होना चाहिए, लिखा होगा ना यहाँ पे, द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड क्या होना चाहिए? आपका सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या? गॉसियन सरफेस। ये आपको सिमेट्रिक दिख रहा है क्या? अच्छा, अनसिमेट्रिक होगा तो भी गॉस लॉ लग जाएगा, अनसिमेट्रिक होगा तो भी गॉस लॉ लग जाएगा, लेकिन हम सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ही बनाना चाहते हैं, उससे हमें आसानी होती है कैलकुलेशन में। तो अब इस पॉइंट चार्ज के अराउंड हम कौन सा गॉसियन सरफेस बनाए भाई जो सिमेट्रिक हो, इस पर हमको बात करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर पॉइंट चार्ज की जगह कोई ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, जैसे देखिए आप इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, अरे एरो बन गया, तो अगर इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अभी इन्फिनाइटली लॉन्ग भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है ना। अब वो आपसे बोलेगा कि भैया इसके अराउंड आपको गॉसियन सरफेस निकालना है, गॉसियन सरफेस बनाना है ना। आपने पॉइंट चार्ज के अराउंड चलो बना भी दिया, क्या ऐसा जरूरी है कि पॉइंट चार्ज के अराउंड आप जो गॉसियन सरफेस यानी कि क्लोज सरफेस बनाओगे, क्या वही सेम सरफेस आप बना सकते हो लाइन चार्ज के अराउंड भी? क्या पता, क्या पता, हमें नहीं पता, है ना, हमें नहीं पता। अब मैंने ऐसा कोई गॉसियन सरफेस बना दिया, ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड सिमेट्रिक तो नहीं है। हाँ, क्लोज सरफेस है तो आप बोल सकते हो कि ये गॉसियन सरफेस है। चीज़ें सॉल्व इससे भी हो जाएगी, लेकिन हमको बहुत दिक्कत होगी अगर हम सिमेट्रिक नहीं बनाएंगे अपना गॉसियन सरफेस। तो आई मेरी बात समझ में? अब मान लो आपको एक प्लेट दे दे, क्या दे दे? प्लेट दे दे इस तरीके से, देखना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होने वाला है ना। आपको इस तरीके की एक प्लेट दे दे, इस तरीके की आपको एक क्या दे दे? प्लेट दे दे, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया आपको, फिर आपको बोले भैया आपको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। आपको बोल दे कि आपको फील्ड निकालना है, कुछ भी निकालने को बोल दे, तो भाई आप क्या करोगे? इसके अराउंड भी आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, इसके अराउंड भी आपको एक गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। अब वो आप कैसे बनाओगे, कैसा गॉसियन सरफेस होगा, इन सारी चीज़ों पर हमको क्या करनी है? बातें करनी है ना। जब आपको बोला जा चुका है कि आपके पॉइंट चार्ज या जैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके अराउंड जो आप गॉसियन सरफेस बनाओगे वो कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अब यहां पर हमको ये बात करनी है कि कैसा गॉसियन सरफेस बनना चाहिए किसी पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आई मेरी बात समझ में? मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि गॉसियन सरफेस जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो तो ही गॉस लॉ लगे, ना अनसिमेट्रिक होगा तो भी आपका गॉस लॉ लगेगा भाई, मैं बता दे रहा हूं, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे, बस इतना समझ लो। हमको जैसे क्वेश्चंस करने हैं उसमें आपको जो गॉसियन सरफेस बनाना है वो चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड सिमेट्रिक ही बनाना है, ये दिमाग में आप बात डाल लीजिए, ठीक है ना। तो जाइए एक एक करके पॉइंट्स के डिस्कशन करते हैं हम। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर
या मैं बोलूँ थिंग्स टू ड्रॉ, नहीं थिंग्स टू रिमेंबर ही कर देता हूँ, थिंग्स टू रिमेंबर फॉर ड्राइंग Gaussian surface, Gaussian surface, Gaussian surface, है ना। कुछ कठिन बात नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बस एक बार आप ये चीज समझ जाओ ना। देखो क्या होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा वास्ट होती है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा वास्ट होती है तो उसमें से छोटा सा पार्ट निकालकर आपको समझाना ज्यादा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इतनी सारी चीजें हैं तो इतने सारे कंसेप्ट भी होंगे, है ना। इतने सारी चीज और इतने सारे कंसेप्ट से जब मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि हमको इस पे ही फोकस करना है, तो आपको इतने ही पार्ट पर फोकस करना है, यानी कि इतने ही कंसेप्ट पर फोकस करना है। लेकिन हो सकता है कि ये कंसेप्ट इस पूरे कंसेप्ट से कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े रिलेटेड हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब मैं आपको बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट से छोटा वाला कंसेप्ट जोड़ने को कहूंगा तो आप कंफ्यूज होने लग जाओगे कि सर वो और क्या होता है। बिल्कुल कंफ्यूज होगे, क्यों नहीं होगे? तो मैं आपको बार बार यही याद दिलाऊंगा कि हमको बाहर क्या हो रहा है इतने बड़े कंसेप्ट्स में, हमको उससे मतलब नहीं है। इतने बड़े गॉस लॉ की जो इन्फॉर्मेशन है हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस इतना सा पार्ट है। तो यहां जो कंसेप्ट लग रहे हैं और मैं जो आपको बार बार बता रहा हूं, बस आप उसी पर फोकस करो और मान लो कि ये जरूरी है। बस इतना ही आपको करना है। देखो आप भटक जाओगे रास्ते से, आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्लीज इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं जितनी बात आपसे बोल रहा हूं बस आप उस पर ध्यान दीजिए। हमको क्या करना है, अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। तो गॉस सरफेस बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स है, जरा हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि इट शुड बी अ क्लोज्ड सरफेस, इट शुड बी अ क्लोज्ड सरफेस। ये कैसा सरफेस होना चाहिए? इट शुड बी अ क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, अगर ये क्लोज्ड सरफेस है तो ये रियल है कि इमेजिनरी है? ये बिल्कुल इमेजिनरी है। इट इज इमेजिनरी, इट इज इमेजिनरी सरफेस, इट इज इमेजिनरी सरफेस। ये हमारे मन की उपज है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि गॉस सरफेस कभी कभी ऐसा बना दिया जाता है, डॉट डॉट बना दिया जाता है। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि इमेजिनरी है। मैं अभी बनाऊंगा आगे जाके, आपको समझ में आएगा। इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। तीसरी चीज, इट शुड बी सिमेट्रिक, इट शुड बी सिमेट्रिक। हमारे लिए, हमारी कैलकुलेशन के लिए इट शुड बी सिमेट्रिक, इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट चार्ज, अबाउट द पॉइंट चार्ज और एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Any charge distribution. It should be symmetric about point charge और any charge distribution. अच्छा, अगर symmetric नहीं हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां लिख दे रहा हूं, if not symmetric, then also Gauss law will be applicable. Gauss law will be applicable. तब भी आपका क्या होगा? गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमारे लिए क्या यूजफुल है? हमारे लिए यूजफुल है कि जैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड कैसा रहे? सिमेट्रिक रहे। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज इस बात को समझिएगा, प्लीज इस बात को समझिएगा। चौथा पॉइंट, क्लोज सरफेस होना चाहिए, इमेजिनरी है, सिमेट्रिक होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब क्लोज्ड है तो कंटिन्यूअस तो होगा, तो मैं बार बार ये पॉइंट घुमा घुमा के आपको नहीं बताता हूं, ठीक है? समझ में आई? कैसा होता है जनरली होगा स्फेरिकल। जनरली हमको देखने को मिलेगा स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल। कैसा होगा जनरली? स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एटसेट्रा। और भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होगा भाई? जनरली स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल ही होगा, क्योंकि ये सबसे आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको क्या करने हैं? दिमाग में अपने रखने हैं। ओके,
आ जाइए, अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे इसके, आओ जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी विद गॉस लॉ। गॉसेस लॉ इज मोस्ट यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल सिमेट्री, बताया मैंने आपको, देखिए वही पॉइंट लिखा हुआ है, और इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ प्लेन, या किसी प्लेन पर, प्लेट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। इन दिस सिचुएशन वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। If we are given the charge distribution, we can use Gauss's law to find the magnitude of electric field intensity. मतलब पांचवा पॉइंट हम यहां पर ऐड कर सकते हैं कि क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज टू फाइंड आउट एप्लीकेशन ऑफ Gauss's law is to find out electric field intensity, electric field intensity किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज की। एप्लीकेशन ऑफ Gauss's law is to find out electric field intensity very easily। ये क्या है, ये एप्लीकेशन है, very easily, ठीक है ना, ओके क्लियर। चलो ये देखो, Gauss's law to find the magnitude of electric field इंटेंसिटी। तो पहला पॉइंट आप समझ गए कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में कैसे गॉस लॉ का यूज करते हैं। नेक्स्ट, बिगिन योर एनालिसिस बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट इज दिस सिमेट्री। हाँ भाई, आपको जैसा भी चार्ज दिया हुआ है, मान लीजिए अगर आपको चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, ऐसा चार्ज पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, अब भैया इसकी फील्ड इंटेंसिटी, जो फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, देखो ना साफ साफ आपको दिखेगा, ठीक। अब आपका दिमाग है, आप खुद से पूछोगे कि यार इस चार्ज के अराउंड मैं क्या सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बना सकता हूं जो कि क्लोज्ड हो, है ना। अब इसके जो ये जो चार्ज है इसकी फील्ड इंटेंसिटी ऐसी भी आ रही होगी, ऐसी भी आ रही होगी, ऐसी भी आ रही होगी, पीछे की तरफ भी जा रही होगी, चारों तरफ इसकी क्या निकल रही होंगी, लाइंस निकल रही होंगी, फील्ड लाइंस। आप खुद से सवाल पूछोगे कि भैया मैं कौन सा गॉसियन सरफेस बनाऊं जो कि क्लोज्ड हो और जिसके अबाउट ये जो फील्ड लाइंस है ये सिमेट्रिक हो, कांस्टेंट तो है, सिमेट्रिक हो। तो आप खुद को जवाब दोगे कि अगर मैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, आपके दिमाग में खुद ये बात आएगी, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे कि हमारा जो गॉसियन सरफेस बना है, ये गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। कैसा है ये, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये मैंने नहीं बोला, ये आपके कॉमन सेंस ने बोला कि अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक चाहिए आपको, आपका गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक चाहिए अराउंड द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो भाई आप कैसा बनाओगे, ऐसा बनाओगे, स्फेरिकल बनाओगे, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बन गया। अच्छा, अगर मैं यहां पर थोड़ी सी चीजें चेंज करूं और बोलूं अरे 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 रे 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 अरे रे 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 गोली मारे तेरा दुपट्टा रे 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 रे। हाँ, अब मैं आपसे बोलूं कि दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब आप जानते हो कि यार इससे फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। नहीं, कुछ गलत कहा मैंने, नहीं सर आप कैसे गलत कह सकते हो, ऐसा नहीं है बेटा, बिल्कुल गलत कह सकता हूँ। देखो जब आप मेरी गलतियां पकड़ने लग जाओगे, हो सकता है भाई मैं पढ़ाते पढ़ाते 2 को 1 लिख दूं, 3 को 2 लिख दूं, लेकिन कंसेप्ट में बिल्कुल सही समझाऊं। अगर आप पकड़ लेते हो कि यार सर मैंने वहाँ पे 2 लिख दिया, आप कमेंट करते हो कि सर आपने वहाँ गलती से 2 लिख दिया होगा, इसका मतलब ये है कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप लेक्चर अच्छे से देख रहे हो। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती पकड़ लेते हैं किसी की तो यार बोलते हैं अरे यार ये तो कुछ नहीं, यार इसको तो कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ये आपका घमंड है। अगर आप ऐसा करते हो तो सही नहीं है, जो कि सही नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। जब आप कॉलेज में चले जाओगे, जब आप और बड़े हो जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों की गलती पकड़ने में कोई मज़ा नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव करने में बहुत मज़ा है। हाँ, अगर कहीं किसी से कोई गलती हुई है, आप ये बता दो कि यार मुझे लगता है कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, बाकी आपको लग रहा है तो ठीक है, आप सुधार लीजिए, नहीं लग रहा है तो मैं तो वैसे भी समझ गया हूँ, और आप करते जाइए। अच्छे बड़े बड़े टीचर्स होते हैं यार जिनसे छोटी छोटी गलती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको चीज़ें आती नहीं होंगी। लाइफ में इंसान अपनी स्टेज में, हर स्टेज में लाइफ के सीखता रहता है, और जो इंसान ये बोल देता है कि यार मुझे तो सब आता है, मुझे अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लीजिए कि उस दिन से ही उसका विनाश होना चालू है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ना। तो अगर आप मेरी कोई गलती पकड़ लेते हैं और आप मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बिल्कुल खुले दिल से, आप देखिएगा कि कभी भी कमेंट्स में अगर बच्चों ने मेरी कोई गलती बताई है तो मैंने बोला है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे इतने इंटरेस्ट से देख रहे हैं, तभी तो वो गलती पकड़ पा रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक है,
आइए, तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर देखिए कैसा है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर आप देखिए फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। अब आप अपने आप से पूछो, खुद से सवाल पूछो कि मैं कैसा गॉसियन सरफेस बनाऊं इस डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड, जो कि नेचर में क्लोज्ड भी हो, जो क्लोज भी हो और इस डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड सिमेट्रिक भी हो। तो जब आपने अपने आप से ये चीज़, अपने दिमाग से ये चीज़ पूछी, तो आपने बोला कि यार कि अगर मैं एक ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस बना दूं, एक ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस बना दूं जो कि कैसा है भाई, इमेजिनरी है। क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये क्या है, इमेजिनरी है ना, लेकिन है तो गॉसियन सरफेस। दिस इज सिलेंड्रिकल, दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। बात समझे? हाँ सर समझ गए। चलो वेरी गुड। तो आपने अपने आप से जब क्वेश्चन पूछा, बिगिन योर एनालिसिस बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट इज द सिमेट्री, तो आपको खुद ही जवाब मिलने लग गया कि अच्छा ये सिमेट्री है, अच्छा ये सिमेट्री है। ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, the problem uses the following steps. Select the surface that you will use with the Gauss's law. Okay, we often call it a Gaussian surface if you are trying to find the field at a particular point. अगर आप किसी particular point पर field find out करना चाहते हो, then that point must lie on the Gaussian surface. Very good. मान लीजिए अगर आपको किसी भी point पर field चाहिए, मान लीजिए मुझे इस point पर field चाहिए थी, मुझे किस point पर field चाहिए, मुझे यहाँ से r distance पर, मुझे यहां से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर क्या चाहिए थी, फील्ड चाहिए थी। तो मैंने ये पॉइंट इस तरीके से रखा यहां पर, या मैं बोलूं गॉसियन सरफेस मैंने इस तरीके से बनाया कि गॉसियन सरफेस उसी पॉइंट पर आए जहां पर आपको फील्ड इंटेंसिटी चाहिए थी। ये बात समझना, मुझे इस पॉइंट पर यहां से r डिस्टेंस दूर इस p पॉइंट पर क्या चाहिए था, इस p पॉइंट पर क्या चाहिए था, फील्ड इंटेंसिटी चाहिए थी। तो मैंने अपना गॉसियन सरफेस इस P पॉइंट से होता हुआ बना लिया। आई मेरी बात समझ में? तो ये जो गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल, इसकी रेडियस मैंने इस तरीके से रखी कि ये कहां से होकर जाए, P पॉइंट से होकर जाए। सिमिलरली अगर मुझे इस P पॉइंट पर क्या चाहिए थी, फील्ड इंटेंसिटी चाहिए थी, तो मैंने अपना सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाया कि ये जो P पॉइंट हो, ये मेरे गॉसियन सरफेस के सरफेस पे लाई करे। एक बार फिर से पॉइंट पढ़िए। इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड चाहिए है, तो देन दैट पॉइंट मस्ट लाई ऑन द गॉसियन सरफेस। बाबा, इस तरीके से गॉसियन सरफेस बनाना है आपको कि वो पॉइंट उस सरफेस के सरफेस पर ही लाई करे। क्यों? अरे जी क्यों भैया? अरे इसलिए भैया क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो इस फॉर्मूले में जो ई वेक्टर होता था वो कहां होता था, ऑन दी सरफेस। याद आया? सब कनेक्टेड है बच्चू, सब कनेक्टेड है, ऑन दी सरफेस होता था इसलिए। और यही हमारा सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस बनेगा। यही हमारा सरफेस क्या बनेगा, गॉसियन सरफेस बनेगा। गॉसियन सरफेस बनाने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है जो मैं लिखवा चुका हूं। समझ में आई बात? अब ये सबसे काम की चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये टेबल है। सबसे काम की चीज ये क्या है, टेबल है। क्या? अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का है, जो कि आप ज्यादातर देखोगे पॉइंट चार्ज है ना, लाइन और चार्ज, प्लेनर चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज सबसे ज्यादा देखोगे। तो अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस ज्यादातर कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। और पॉइंट चार्ज से जो फील्ड निकलती है वो रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड होती है। क्या बोला मैंने? अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज है तो जो गॉसियन सरफेस उसके अराउंड बनेगा वो कैसा होगा, नेचर में स्फेरिकल होगा। क्यों? क्योंकि जो फील्ड लाइंस निकलती है पॉइंट चार्ज से वो कैसी निकल रही है, रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड। अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भैया आपका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, स्फेरिकल ही बनेगा। अरे मान लो कोई स्फीयर है यार, अभी आप देखोगे अगर कोई स्फीयर मैंने आपको दे दिया और बोल दिया कि स्फीयर के सरफेस पर चार्ज है, तो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके लिए जो आप गॉसियन सरफेस बनाओगे वो खुद एक स्फीयर होगा, क्योंकि उससे भी जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड होंगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लाइन चार्ज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो फील्ड लाइंस निकलती है वो रेडियली होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती है। क्लियर? ओके, ये भी समझ गए। अगर प्लेनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा
तो प्लेन पैरेलल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेन पैरेलल टू, आप एक ऐसा प्लेन बनाओगे जो पैरेलल टू दैट प्लेन होना चाहिए, ऐसा गॉसियन सरफेस आपको बनाना है। बट ये क्लोज्ड होना चाहिए बेटा, कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। जैसे अगर आप कोई प्लेट ले लो, दिस इज द प्लेट, है ना, इस प्लेट के परपेंडिकुलर होती है ना फील्ड लाइंस, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, तो इससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी और कैसे होंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, है ना। अच्छा, जरूरी नहीं, कभी कभी हो सकता है कि हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस कोई दूसरा बना ले अपनी सहूलियत के हिसाब से। जैसे अगर आप ये वाला केस करेंगे तो मैं इसमें बनाऊंगा गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल, ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका गॉसियन सरफेस चार्ज के अराउंड सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो सिमेट्रिकल है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को काट सकता है, लेकिन पॉइंट चार्ज को गॉसियन सरफेस ना काटे तो अच्छा है ना। देखो नहीं काट रहा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को काट रहा है, आई मेरी बात समझ में, और क्या है, सिमेट्रिक भी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, चलो वेरी गुड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। बहुत ही बेसिक चीजें हैं। आपको अब से जो भी गॉस लॉ के एप्लीकेशन करने होंगे, उस एप्लीकेशन को करने से पहले आपके दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए, एरिया वेक्टर की, फ्लक्स की, गॉस लॉ की, और गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करना है इसकी। अगर ये चार चीजें आप रिलेट करना सीख गए तो गॉस लॉ के क्वेश्चन आपको रोक नहीं पाएंगे, आप आराम से क्वेश्चन करके आगे निकल जाओगे। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ सर समझ में आ रही है। नोट डाउन करना है तो प्लीज नोट डाउन करिए। सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन करिए कि भाई आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं इस तरीके के, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देगा, अब आपको डिसाइड करना है गॉसियन सरफेस कैसे बनाना है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं, ये आपको पता चल गया है तो जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको पता चल गया तो ये इंपॉर्टेंट है यार, ये तो लिखो। आगे बढ़ते हैं। तब अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आप क्वेश्चंस करने के लिए एकदम तैयार हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट चार्ज Q is placed at a distance a/2 from the center of a square of side A. Find out the flux through the square. Flux through the square. Flux through the square. पकड़ो, बात को पकड़ो। बहुत बेसिक से चलेंगे हम, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो एक प्लेट है हमारे पास, अरे तुझे छू के मुस्कुराना है बारिश में, जानी का गाना गाना है बारिश में, तुझे छू के मुस्कुराना है बारिश में, जानी का गाना गाना है बारिश में। ठीक है, ये एक प्लेट है, ठीक है ना, स्क्वायर है। चलो भाई, तो इसकी साइड आपको दी गई है ए और ए, ठीक। पॉइंट यहाँ से कितना ऊपर, यहाँ से कितना ऊपर भाई, a/2 डिस्टेंस ऊपर इस पॉइंट पर, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है एक चार्ज रखा हुआ है a/2 डिस्टेंस ऊपर, ये a/2 बेटा ये नहीं है, a/2 ये डिस्टेंस है ना। यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है, एक पॉजिटिव चार्ज रख लिया मान लीजिए, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस आपको निकालना है, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर आपको निकालना है। यार मैं कैसे सॉल्व करूं इसको? मुझे इतना पता है, क्या मुझे इतना तो ये पता है कि भाई इससे ना ऐसे फील्ड लाइंस निकलने वाली है बहुत सारी, ठीक, बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलेंगी। तुम्हें झुके मुस्कुराना है बारिश में, जानी का गाना गाना है बारिश में, है ना, ऐसे। अरे बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलेंगी, और भी निकलेंगी भाई, है ना, मैंने इतनी बनाई है, और भी निकलेंगी। अगर मान लो एक ऐसी निकल रही है तो एक इसके पीछे निकलेगी, एक ऐसी निकल रही है तो एक इसके पीछे निकलेगी, ठीक। अगर एक ऐसे निकल रही है तो एक इसके पीछे निकलेगी, है ना, एक ऐसे निकल रही है तो एक इसके पीछे निकलेगी। ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलने वाली है, ठीक। लेकिन इस स्क्वायर से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस स्क्वायर सरफेस से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी, उसी से तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो निकलेंगी उसी से तो हमको स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स पता चलेगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ यार, लेकिन मुझे ये पता है कि देखो क्यू चार्ज गुम गया है, यहाँ क्यू चार्ज बना देता हूँ, दिस इज क्यू चार्ज, 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 ठीक है ना। अब मुझे पता है कि यार मुझे क्या करना है, एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस बनाना है जो इस पॉइंट चार्ज के अराउंड क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। अब आप अगर ये बोलते हो कि यार आपने बताया था सर कि अगर पॉइंट चार्ज होता है तो जो स्फेरिकल, जो गॉसियन सरफेस बनता है वो स्फेरिकल बनता है। अरे भाई बनता तो है, लेकिन क्या अभी उसकी ज़रूरत है?
आप बना दोगे अगर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो फिर प्लेट के थ्रू कैसे कैलकुलेट करोगे कितना निकलेगा, आपका फ्लक्स कितना आएगा, समझ रहे हो। तो अब आपको ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना है जिसमें ये प्लेट भी शामिल हो जाए, एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस बनाना है जिससे प्लेट भी उस सरफेस का हिस्सा बने और क्लोज्ड सरफेस बन जाए इस चार्ज के अराउंड। क्या करोगे, दिमाग लगाओ, सोचो, खुद से पूछो कि क्या सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बना सकता हूं मैं इस चार्ज के अराउंड। तो मेरा दिमाग तो मुझसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है सर, मेरा दिमाग मुझसे ये कह रहा है कि एक स्क्वायर बन सकता है। क्या बन सकता है, एक स्क्वायर मतलब सॉरी क्यूब बन सकता है, नहीं एक क्यूब बन सकता है। हाँ, एक क्यूब बन सकता है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिमेट्री एकदम मेंटेन रहे, चलो ठीक है ना। देखिएगा ये इधर से जुड़ जाएगा, ये इधर से जुड़ जाएगा, ये इधर से जुड़ जाएगा और ये इधर से जुड़ जाएगा। समझे आप कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है क्या, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। थोड़ा सा रुकिएगा, बस 1 सेकंड रुकिएगा, आपको अभी सब कुछ मज़ेदारी तो समझ में आ जाएगा, मज़ेदारी से एकदम। देखिए ये मैं इधर से जोड़ देता हूँ, ठीक है बेटा। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से, तो आपको एकदम परफेक्ट क्यूब दिखने लग जाएगा। क्या दिखने लग जाएगा, एकदम परफेक्ट क्यूब दिखने लग जाएगा। ओहो हो, शानदार। ठीक, यहाँ से मैं इसको जोड़ देता हूँ और यहाँ से मैं इसको जोड़ देता हूँ। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब आप देखिए, अगर आप क्यूब को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सेंटर पर है। नहीं दिख रहा क्या? नहीं नहीं सर, सेंटर पे नहीं दिख रहा। अरे यार तुम लोग ना मेरे को बहुत ना परेशान कर रहे हो सर। आप इसको थोड़ा ऊपर बना लो ना। ठीक है, बोल तो आप सही रहे हैं, ऐसा बना लो। ठीक है, और इसको खींच दो ऊपर, इसको खींच लो ऊपर। ठीक है, अब एक डायग्राम बना रहा हूँ तो अच्छे से बनाऊंगा ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखते हुए चलो ज़रा फटाफट। हा, एक नंबर, एक नंबर, ये देखो, समझे? हाँ सर समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। यहाँ से रिक्लाइन सीधे सीधे खींच दो, ये इसको खींच लो ऊपर की तरफ, हल्का सा सीधा करके इसको ऊपर की तरफ खींच लो। हाँ ठीक है, खींचो 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 खींचो, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, इसको भी ऊपर खींच लो भाई। ये क्या हो गया, कुछ दिक्कत फंस गई, इसको भी खींच लें ऊपर। एक डायग्राम बढ़िया बनाएंगे ताकि हमको पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आए गॉसियन सरफेस का। ठीक, ये देखो, ठीक है, ओके सर। ठीक, ओके, अब देखो बढ़िया क्यूब बना, एक नंबर सर, एक नंबर। अब आप ये देखिए, ये जो क्यूब है ये हमारा गॉसियन सरफेस है दादा। ये देखो, दिस इज दी गॉसियन सरफेस। क्या ये क्लोज्ड है? हाँ सर। क्या ये क्लोज्ड है? हाँ सर। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ सर, ये क्लोज्ड भी है और ये सिमेट्रिक भी है अराउंड दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है कि नहीं? अब आप मुझे बताइए, फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, या मैं बोलूं फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस कितना होगा? जल्दी बताओ। तो आप लिखोगे नेट फ्लक्स थ्रू दी सरफेस। सरफेस बोलता हूं तो समझ जाना क्लोज सरफेस है। कितना होगा? आप बोलोगे वो होगा सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दी स्क्वायर, मतलब आपको इस स्क्वायर के थ्रू निकालना है कितना फ्लक्स जाएगा। यार मुझे पता है कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। क्या पता है आपको? ये पता है सर, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और मेरी जो x थी ना उसके n फेसेस थे, n नंबर ऑफ फेसेस, है ना। इसकी बात तो आप किया ही मत करो, क्यूब के भले ही 6 होते होंगे, क्यूब को बोल देना उससे भी बड़ी वाली थी मेरी x, उसके तो n नंबर ऑफ फेसेस थे। अरे यार तुम क्या बात करने लग जाते हो, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। ठीक, अब पूरे 6 फेसेस में से, पूरे 6 फेसेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो बोल रहा है कि पूरे 6 से मुझे मतलब नहीं है, मुझे 1 से बता दो, मुझे 1 से बता दो। तो मैंने बोला अच्छा 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 अच्छा, आपको नेट फ्लक्स चाहिए थ्रू वन फेस या एक ही सरफेस के थ्रू चाहिए, तो भैया डिवाइड कर दो ना इसको 6 से, आंसर आ गया। डिवाइड कर दो ना इसको 6 से, आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट।
क्या आंसर आ गया? Q/6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। चलिए वेरी गुड। सर आप ना ऐसी बातें मत किया करो, क्या है इससे ना हमारा दिमाग ना, सर मुझे ना अपनी एक्स की याद आ जाती है। मत किया करो ऐसी बातें, मत किया करो सर। चलो ठीक है, कोई बात है, नहीं करूंगा। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। ये समझ में आया हमने क्या किया? अरे भाई हमको एक चार्ज यहाँ बैठा कर दे दिया गया था और बोला भाई इसके थ्रू जो फ्लक्स जा रहा है इस स्क्वायर से बताओ कितना होगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना बता सकते हैं, इससे तो बहुत सारी फील्ड लाइंस बाहर जा रही है ना। तो मैंने क्या किया, इसके अराउंड एक सिमेट्रिक क्या बना दिया, सरफेस बना दिया जो कि क्लोज था और वो नेचर में कैसा था, क्यूबिकल था। बस मैंने बोला कि पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है, Q/ε0, गॉस लॉ। ठीक, तो मैंने कहा भैया 6 फेसेस से निकल रहा है Q/ε0, तो एक से कितना निकलेगा, Q/6 ε0। खत्म बात, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेसेस। अच्छा, इन फिगर अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेसेस। मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक चार्ज प्लेस कर दिया है +Q, यहां पर एक चार्ज प्लेस कर दिया, वो बोल रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेसेस, मतलब एक फेस से बताओ कितना फ्लक्स जा रहा है। अरे दादा ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। मैंने चार्ज रखा, चार्ज से पहले तो बनाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक, मैंने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाई, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। ठीक, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है, ये यहाँ, अरे और ये यहाँ पे, और एक इसके अपोजिट, ये एक यहाँ पे, एक इसके अपोजिट। ठीक, ऐसे करके बहुत सारी फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पर बना दी। ये है चार्ज Q, ये है चार्ज Q, चार्ज Q यहाँ पे बैठा हुआ है कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे। अच्छा यार, वो बोल रहा है कि ईच फेस से बताओ कितना फ्लक्स निकलेगा। फिर वही बात फंस गई कि यार ये कोई सिमेट्रिक तो दिख नहीं रहा मुझे, कुछ भी सिमेट्रिक नहीं दिख रहा। अगर ये चार्ज सेंटर पर होता, ये चार्ज अगर यहाँ होता, ये चार्ज अगर यहाँ होता तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। मैं बोल देता कि भैया जो फ्लक्स है थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा, Q/ε0, और वो पूछता कि यार एक सरफेस से बता दो, तो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस मुझे निकालना होता तो मैं क्या करता भैया, 6 फेस होते हैं, उसको 6 से डिवाइड कर देता तो Q/6 ε0 आ जाता। वो तब कर पाता मैं जब ये Q क्या होता है, इनसाइड दी सरफेस होता, क्लोज सरफेस। लेकिन अभी क्या फंस गई दिक्कत ये फंस गई कि ये जो चार्ज है ये कहाँ है, ये एक क्यूब के कॉर्नर पर है और यहाँ पर आपको कोई भी क्लोज सरफेस नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में इस प्लेट को इंक्लूड करके, इस सरफेस को इंक्लूड करके एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बना लिया था, वैसे ही मुझे यहां भी कुछ करना पड़ेगा कि मैं इस क्यूब का यूज करके, इस क्यूब को अपने साथ रखकर क्या करूं, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बना लूं जिसमें ये चार्ज ऐसा दिखे जिसके अराउंड वो गॉसियन सरफेस क्या हो, सिमेट्रिक हो। इस तरीके से मैं इस क्यूब का यूज करके एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा जिसमें ये चार्ज कैसा रहेगा, कहीं सेंटर पे दिखेगा मुझे, या इस चार्ज के अराउंड वो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होगा। तो मैंने बोला क्या करना चाहिए। तो आपने मुझे बोला कि सुनो ना सर, एक बात बताता हूं मैं आपको, मेरे पास एक वो पड़ा है, क्या क्यूब पड़ा है, इसे मान लीजिए, चलो क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है एक, ये है। ठीक, अरे पेन छोड़ देता हूं। ठीक है, इसके कॉर्नर पे, यहाँ पे ये देखो कॉर्नर दिख रहा है, इसके कॉर्नर पर यहाँ चार्ज रखा हुआ है। अब भैया ये कॉर्नर पे रखा है, सेंटर पे होता अंदर तो बात थी, ठीक था, ये कॉर्नर पे रखा हुआ है। अब मुझे इस क्यूब को यूज, मान लो थोड़ी देर के लिए ये क्यूब है, इस क्यूब का यूज करके मुझे इस चार्ज को ऐसे रखना है कि इस क्यूब के आसपास ऐसा गॉसियन सरफेस बने कि ये चार्ज सेंटर पे आ जाए और वो जो गॉसियन सरफेस है वो सिमेट्रिक बन जाए। समझना। तो अगर मैं इस क्यूब के बाजू में एक क्यूब और जोड़ दूं, इस क्यूब के बाजू में एक क्यूब और जोड़ दूं, देखो इस तरीके से, इस क्यूब के यहां पे देखो बाजू में एक क्यूब मैंने ऐसे जोड़ दिया। ठीक, 2 क्यूब हो गए। अब ये देखो इनके बीच पे यहां पे क्या आ गया, आपका चार्ज आ गया। फिर मैंने इसको याद रखना, ये यहां पर है, फिर मैंने एक क्यूब ऊपर रख दिया, एक क्यूब इसके बाजू में और रख दिया। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 क्यूब हो गए। ठीक, फिर एक पीछे रख दिया 5, एक इसके बाजू में रख दिया 6, एक इसके ऊपर रख दिया 7 और एक इसके बाजू में रख दिया 8।
तो टोटल 8 क्यूब के कारण अब ये जो चार्ज था कॉर्नर पर वो किस पे आ जाएगा, इस गॉसियन सरफेस के सेंटर पे आ जाएगा। बात समझे? हाँ सर समझे समझे समझे। ओके 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 ओके। तो मतलब मैं क्या करूं, एक क्यूब यहां बनाऊं, एक क्यूब यहां बनाऊं, एक क्यूब ऐसा, एक महल हो सपनों का, ऐसा कुछ, ठीक है ना। यहां कहीं अगर मान लीजिए आपका है तो आप क्या करेंगे, एक क्यूब पीछे जोड़ देंगे इसके बाजू में, मतलब एक क्यूब बाजू में आपने जोड़ा, ठीक। ठीक, ऐसा आपने जोड़ दिया क्यूब। एक क्यूब आपने इसके पीछे रखा, एक क्यूब इसके पीछे रखा, एक क्यूब इसके ऊपर रखा, एक उसके पीछे रखा, एक उसके बाजू में, एक उसके आगे। तो टोटल 8 क्यूब हो गए। क्या हो गए? टोटल 8 क्यूब हो गए। मैं कोशिश करता हूं बनाने की, नहीं तो मेरे पास तो डायग्राम है, मैं आपको वही दिखा दूंगा, है वो तो मैं आपके प्यार में पागल हूं, इसलिए इतनी मेहनत कर लेता हूं, नहीं तो मेहनत करना तो मैंने जब से छोड़ दिया, जब से वो गई है मेरी जिंदगी से। अरे कैसी बात करते हो सर, उसके बाद तो डबल मेहनत। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। यहाँ कहाँ रखा था भाई आपका? चार्ज ये रखा हुआ है, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 इसके पीछे, सुनना, 1 2 3 4 इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, 4 क्यूब और मैंने पीछे लगाए, तो 8 क्यूब हो गए टोटल। तो जब आप 8 क्यूब लगा दोगे मेरे भाई, मेरे प्यार से बच्चों, तो ये जो है इसके अराउंड पूरा जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक सिमेट्रिक सरफेस बनेगा। दिखाऊं कैसा? दिखाऊं कैसा? ऐसा दिख रहा है? यहां पर रखा हुआ है आपका चार्ज, ये है आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज। समझे नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। 1 2 देख रहे हो आप कितने सारे फेसेस, ठीक है ना। टोटल 8 क्यूब हो गए। ओके, अब सिमेट्रिक हो गए सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा बन गया भाई? सिमेट्रिक बन गया। समझना, ठीक है ना। ऐसे आपकी फील्ड लाइंस बाहर निकलने लगी। अच्छा, टोटल फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब कितना है? टोटल फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स कितना है बताओ? 8 क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना निकला? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन वो पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द क्यूब नहीं पूछ रहा, ईच ऑफ द फेस पूछ रहा है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब कितना होगा? ईच क्यूब यानी एक क्यूब, 8 क्यूब में से इतना है, तो एक क्यूब में से कितना होगा? प्लस Q डिवाइड बाय 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है? मतलब अगर आपसे पूछूं मैं एक क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है, इस वाले क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो आप बोलोगे इस वाले क्यूब से जा रहा है नेट फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब जा रहा है Q अपॉन 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स जा रहा है एक क्यूब से। लेकिन अब वो बोल रहा है कि मुझे एक क्यूब से मतलब नहीं है, मुझे एक फेस से मतलब है। किससे? एक फेस से मतलब है। अच्छा, ध्यान से सुनो, यहां पर आप देखिए कि ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं, फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक। ओके, इस वाले क्यूब को देखना आप। किस वाले क्यूब को? एक सेकंड में खुद उसको लोकेट कर दूं जरा ढंग से। ये वाले क्यूब को देखना, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? कलर चेंज करूं, थोड़ा मोटा कर देता हूं। लो ये देखो, ये वाला क्यूब देखना। देखो भाई, टाइम अभी इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अरे बेटा, हाँ ये देखो क्यूब दिखा, इस वाले क्यूब की बात कर रहा हूँ। ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, क्यूब दिख रहा है? लोकेट कर पा रहे हो मैं किस क्यूब की बात कर रहा हूँ? हाँ सर ठीक है, ये वो क्यूब है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब आप इससे देखिए, एक फेस ये सामने वाला है जिससे फील्ड लाइंस बाहर आ सकती हैं, सामने वाला फेस हुआ। एक ये बाजू वाला फेस हुआ, समझ रहे हो? एक सामने वाला फेस है, एक इसके ये बाजू वाला फेस है, और एक नीचे वाला फेस है जिससे फील्ड लाइंस बाहर जा सकती है। नहीं तो बाजू वाला, ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है बेटा, ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस तो बाजू वाले क्यूब से जुड़ा हुआ है। देखो ना, ये वाला फेस जो है बेटा, ये तो बाजू वाले क्यूब से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो? यहां से फ्लक्स, यहां से फील्ड लाइंस बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो फेस है, ये वाला तो ऊपर वाले क्यूब से जुड़ा हुआ है, यहां से भी फ्लक्स, यहां से भी फील्ड लाइंस नहीं जा सकती, ठीक है ना। पीछे वाला जो है वो पीछे वाले क्यूब से जुड़ा हुआ है। देखो
पीछे वाला जो है, पीछे वाला ये पीछे वाला जो है वो पीछे वाले क्यूब से जुड़ा हुआ है, समझे कि नहीं समझे, उससे भी फ्लक्स नहीं जा सकता। तो 6 में से 3 से तो जा नहीं पा रहा, किससे किससे जा पा रहा है, वो सिर्फ सामने वाले से जा पा रहा है, बाजू वाले से जा पा रहा है, और जो नीचे वाला है ना बेटा सरफेस, इससे जा पा रहा है, जो नीचे वाला है इससे जा पा रहा है। 3 फेस से आपकी फील्ड लाइंस बाहर जा पा रही है, तो फ्लक्स आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो 6 में से सिर्फ 3 फेसेस बचे जिससे आपका फ्लक्स जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास 6 की जगह 3 फेसेस बचे, ठीक है ना। ओके, टोटल एक क्यूब से जा रहा है कितना, टोटल एक क्यूब से जा रहा है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना जाएगा बताओ, सुन रहे हो कि नहीं? अरे नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे दादा एक क्यूब मतलब कितने फेस से, एक क्यूब मतलब 3 फेस से, ठीक है ना। एक क्यूब मतलब 3 फेस से, 3 फेस से जा रहा है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे पूछ रहा है कि एक फेस से बताओ कितना जाएगा, तो हम बोलेंगे एक फेस से जाएगा कितना, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो प्लस Q/8 × 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि प्लस Q/24 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब आपको समझ में आ रहा है कि गॉसियन सरफेस बनाने का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है सिमेट्री समझने का। अगर आपने एक बार सिमेट्री बना ली आपकी तो बल्ले बल्ले है, क्वेश्चन ऐसे उड़ाने लग जाओगे, क्वेश्चन ऐसे उड़ाने लग जाओगे। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा मैं आपको देता हूं, पहले उस क्वेश्चन को करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कहां गया क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन कहां चले गया दादा, बता दे भाई क्वेश्चन कहां है, ये है क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन वैसे ही, A charge Q is situated at the center of an imaginary hemispherical surface as shown in the figure using Gauss's theorem and symmetry। अच्छा एक चीज आपको भी बता दूं मैं और, कि हमने जो ये गॉसियन सरफेसेस बनाए हैं बेटा, ये जो गॉसियन सरफेस था, दिस इज योर गॉसियन सरफेस ना पूरा, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कैसा होता है, इमेजिनरी होता है, बता चुका हूं। ये क्या है, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ इमेजिनरी एक सरफेस नहीं था जो कि ये वाला था, बाकी सारे सरफेसेस क्या हैं जो मिलाकर हमने बनाए हैं वो एक इमेजिनरी सरफेस है। चलो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन imaginary hemispherical surface as shown in the figure using Gauss's theorem and symmetry considerations determine the electric flux due to this charge through the hemispherical surface। hemispherical surface से कितना आपका जा रहा है फ्लक्स वो आपको निकालना है। फिर वही बात क्या, अरे भाई इस चार्ज से बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलने वाली है, देखो ये देखो। नहीं बार बार बताना जरूरी है क्या मुझे? नहीं सर, बार बार बता के आप हमें ना शर्मिंदा करते हो, बार बार बता के आप हमें शर्मिंदा करते हो। ये लो ठीक है। अब भैया अगर यहाँ पर एक इमेजिनरी हेमिस्फीयर और बना दूं मैं, ये देखो एक इमेजिनरी हेमिस्फीयर और बना दूं तो एक कंप्लीट स्फीयर बना, ये एक कंप्लीट स्फीयर बना। क्या आप मुझे इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स थ्रू स्फीयर अगर आपसे मैं पूछूं कितना है तो आप बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं, प्लस Q/ε0 ये होगा फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर। ओके बिल्कुल सही, लेकिन वो पूछ रहा है फ्लक्स थ्रू दी हेमिस्फीयर बताओ, तो यार देख लो ना यार, आधा नहीं हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू दी हेमिस्फीयर वही सेम चीज। पहले आपने सिमेट्री देखी, उसके बाद आपने क्या बोल दिया, आधा कर दिया, फ्लक्स हो जाएगा आधा। लो भैया आंसर आ गया, लो भैया आंसर आ गया। पक्का? जी सर पक्का, एक नंबर, बढ़िया क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल बन गया सर। तो ऐसे ही मिलते जुलते आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अब यहाँ चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने पर मजबूर करेगा थोड़ा सा आपको। आइए क्वेश्चन को सोचते हैं, क्वेश्चन को सोचते हैं फिर समझेंगे। फिगर शोज अ क्लोज्ड सरफेस विच इंटरसेक्ट्स अ कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा दिस इज योर कंडक्टिंग स्फीयर बेचू, बेचू दिस इज योर कंडक्टिंग स्फीयर बेटू, बेबी बाबू सोना, दिस इज योर कंडक्टिंग स्फीयर, दिस इज योर कंडक्टिंग स्फीयर। बेबी बोला तो सब कुछ याद आ गया होगा, क्यों? कंडक्टिंग स्फीयर। इट if a positive charge is placed at a point P, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। The flux of the electric field through the closed surface, flux of the electric field through the closed surface। अच्छा, this is your closed surface,
दिस इज योर क्लोज्ड सरफेस, दिस इज योर क्लोज्ड सरफेस। क्या पूछ रहा है? फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस। अब आप बोलोगे सर ऐसा कुछ तो आपने पढ़ाया है, सर ऐसा कुछ तो आपने पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया है? आओ चलते हैं जरा पीछे, ये देखो। आप बोलोगे सर ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है, ये एक पॉइंट, एक यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ये एक स्फीयर है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसके थ्रू, इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। यहाँ फ्लक्स आ रहा था 0, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि सर यहाँ पर आंसर होगा कितना? 0, विल रिमेन 0। आप ये टिक मारेंगे, क्यों? क्योंकि आप फिर वही बात करेंगे कि आप इस क्लोज सरफेस के थ्रू पूछ रहे हैं ना, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू जितनी लाइंस एंटर करेंगी, यानी कि जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स एग्जिट कर जाएगा। तो फील्ड हो सकती है बट फ्लक्स थ्रू दी फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस सरफेस के अंदर। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो चार्ज है ये इस क्लोज सरफेस के बाहर रखा है, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के बाहर रखा हुआ है। अगर ये चार्ज इस क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर रखा होता तो हम फ्लक्स निकाल लेते, ऑलरेडी बाहर रखा हुआ है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप सीधे ये बोल दोगे, जो कि हो जाएगा गलत, जो कि हो जाएगा क्या? गलत। क्यों गलत हो जाएगा? यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, करते हैं। आपको यहां पर बोला है कंडक्टिंग स्फीयर, यहां पर आपको बोला है कंडक्टिंग स्फीयर। जब भी आप किसी कंडक्टिंग सरफेस के पास, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के पास एक चार्ज को रखोगे, जब आप एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के पास एक चार्ज को रखोगे, क्या होगा? इंडक्शन होगा। क्या होगा? इंडक्शन होगा। जब भी आप एक कंडक्टिंग सरफेस के पास, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के पास एक चार्ज को रखोगे तो क्या होगा भाई? इंडक्शन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या करेगा? ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के नेगेटिव चार्जेस को खींचकर सरफेस पे लेके आ जाएगा। आ जाएगा लेके? हाँ सर बिल्कुल लेकर आ गया, है ना। नेगेटिव चार्ज को लेकर इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। समझ रहे हो? ओके सर। अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस क्यू चार्ज। क्यों? ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। क्या हो गया भैया? यहां पर इंडक्शन हो गया। ड्यू टू इंडक्शन यहां पर इस सरफेस पर कितना चार्ज आ गया? माइनस क्यू। और ध्यान से देखो, ये जो माइनस क्यू चार्ज है बेटा, क्या ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर नहीं आ गया? आ गया ना। अरे भाई ये जो माइनस क्यू चार्ज था, ध्यान से देखो, ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर आ चुका है अब। और यही क्लोज सरफेस आपका गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज आ गया दादा, तो फिर आपका फ्लक्स तो बनना ही बनना है। कितना बनेगा बता दो? कितना बनेगा बता दो? तो आप बोलोगे सर फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि इंडक्शन हो गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। माने कि ये कैसा है? ये इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा। ये कैसा फ्लक्स हो जाएगा भैया? ये इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा। ओके, आइए दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। विल बिकम पॉजिटिव, नहीं। विल बिकम नेगेटिव, विल बिकम अनडिफाइंड तो छोड़ दो, आंसर हो जाएगा आपका विल बिकम नेगेटिव। ठीक, समझ गए? तो आपने पहले इसको सही बोला था बट ये गलत है। आंसर आपका सही क्या है? विल बिकम नेगेटिव। क्लियर? बहुत बढ़िया, एक नंबर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0 मोर देन करेक्ट ऑप्शन। एक बताओ, एक से ज्यादा सही आंसर है भैया, एक से ज्यादा सही आंसर है। पहला ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस। हाँ, ऐसा क्या मस्ट बी कैसे बोल दिया यार? मस्ट बी कैसे बोल दिया? मे बी 0 बोलता तो चलता। अगर फ्लक्स 0 है तो चार्ज एनक्लोज्ड 0 होगा, बट जरूरी नहीं है कि फील्ड भी 0, है ना। तो पहला ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया। मैंने आपको अभी रिवाइज कराया था लेक्चर की स्टार्टिंग में। द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस। मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी 0। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर फ्लक्स 0 है तो नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस 0 होगा। ठीक है। चौथा ऑप्शन है द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी 0। अरे भैया, विसिनिटी पे अगर चार्ज रखा है तो उससे हमको, हमारे फ्लक्स को क्या लेना देना? विसिनिटी पे अगर चार्ज रखा हुआ है उससे हमारे फ्लक्स को क्या लेना देना? जेठालाल क्या बोला? अमित माँ के भालोभाषी,
बबीता जी अमी तुम्हाके भालो भाजे ठाड़ तुमने क्या बोला। ये देखो देखो कहाँ गया, यही तो था। अरे एग्जाम्पल कहाँ चला गया मेरा, इतना प्यारा एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कहाँ चले गए बेटा। ये देखो, अगर आप यहाँ पर इस सरफेस के अंदर दो चार्ज हैं Q1 Q2, अगर आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस सरफेस तो आप देखो दो ही चार्ज का यूज कर रहे हो जो एनक्लोज्ड है। बाहर जो विसिनिटी पे चार्ज है उसका इस फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसे मैं पढ़ा चुका हूं भाई, साफ साफ आपको दिखा रहा हूं। जो क्वेश्चन बना है वो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ स्फीयर, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सेंटर ऑफ स्फीयर, अच्छा तो पहले आपको एक स्फीयर बनाना है, लो स्फीयर बना दिया। अब आपको एक डायपोल बनाना है, यह है आपका माइनस क्यू चार्ज और यह है आपका एक प्लस क्यू चार्ज, यह है आपका एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक। इसको आपने प्लेस कर दिया अंदर। क्या पूछ रहा है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो है क्या, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो। ये कैसी बात कर दी इसने, ये कैसी बात कर दी। अरे भाई इस डायपोल के कारण अलोंग दी एक्सिस एक फील्ड आती है और वो फील्ड क्या होती है 2kp/x³। याद है, x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, है ना। ये माइनस नहीं है भाई, ये मैंने लाइन बनाई हुई है उसकी लाइन है, माइनस नहीं है, 2kp/x³। इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस फील्ड की, इस फील्ड की डायरेक्शन होती है यही, इसी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट। अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको फील्ड लाइन दिखाई दे देगी। यहाँ पर क्या फील्ड लाइन होगी इक्वेटोरियल पॉइंट पर, फील्ड लाइन होगी kp/x³, kp/x³ होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी भाई, डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। याद आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आप किसी भी थीटा और आर पर जाकर देखोगे, किसी भी थीटा, यहाँ से आप किसी भी थीटा पर जाकर देखो, किसी भी थीटा और एक्स डिस्टेंस पर जाकर देखो, ठीक है ना, तो आपको इस पी पॉइंट पर यहाँ क्या फील्ड देखने को मिलेगी। याद है फॉर्मूला, kp/x³ √1 + 3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। आई मेरी बात समझ में। तो जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बदलते जाओगे यहाँ पर आपको फील्ड की वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। तो ऐसा बोल ही नहीं सकते आप कि द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज, अच्छा एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ओहो ये फ्लक्स की बात कर रहा था, मैंने सोचा इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना डिस्कशन कर लिया, यहाँ पर फ्लक्स की बात कर रहा है यार। फ्लक्स तो आपका किससे रिलेटेड होता है, जो आपका फ्लक्स होता है बट बेटा वो रिलेटेड होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। सॉरी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की आपसे बात कर ली, यहाँ फ्लक्स की बात कर रहा है। तो ठीक है, मुझे बताओ नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर कितना है, नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर कितना है। नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर है -q + q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया 0। तो हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज 0। ये पॉइंट बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। यार ये बहुत गलत है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि हर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल ही रही है, तो ऐसा बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एनीवेयर ऑन द स्फीयर, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एनीवेयर ऑन द स्फीयर, आपको हर जगह क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल रही है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑन अ सर्कल ऑन द स्फीयर, ना बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, कुछ नहीं दिखेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, हर जगह मिलेगी आपको फील्ड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, आगे तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर ही लिया है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है भैया अपने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आप कैसे फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो यूजिंग द गॉस लॉ। हम उसका यूज करके ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़े, चलिए अब हमें थोड़ा सा ना एप्लीकेशन की तरफ जाना है गॉस लॉ के। हमको क्या करना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब ये कहाँ तक जा रहा है भाई, थिन वायर है मान लो कोई सी, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। कैसी है भाई, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है इनफाइनाइटली लॉन्ग है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग। वेरी गुड, चलो क्लियर हुआ। ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, ओके सर। इन्फिनिटी तक जा रही है भाई, इससे ऊपर बढ़ा नहीं सकता मैं अच्छा, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारा एप्लीकेशन क्या है गॉस लॉ का, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं
हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, अलग अलग पॉइंट पर गॉसियन सरफेस बना के, ठीक है ना। तो वही करने हम यहाँ पर आ गए हैं। देखिए, इफ वी आर गिवन अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइटली लॉन्ग है भैया, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वी कैन यूज गॉसेस लॉ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलॉन्ग एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर, द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। मतलब आपको क्या दिया गया है, दिस इज द चार्ज डेंसिटी, दिस इज द चार्ज डेंसिटी, दिस इज नथिंग बट चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा जो है वो और कुछ नहीं है, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। हमने माना है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसा है, पॉजिटिव है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक। ओके, सबसे पहली बात हमसे पूछा गया कि यार आप फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। मैंने कहा वो निकाल सकता हूँ यूजिंग गॉस लॉ। आपको कहाँ चाहिए वो बताओ। तो आपसे बोला गया कि मुझे ना यहाँ से r डिस्टेंस दूर, मुझे ना यहाँ से r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पर, r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पर क्या चाहिए है, फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। ओके, ठीक, निकाल के देखेंगे, कोशिश करेंगे। पहले तो मुझे बताओ कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सर फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये होगी फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर, ये ये ठीक है ना। यहाँ कैसी होगी, यहाँ भी ऐसी होगी, इधर मैंने शायद ये गलत लिख दिया, इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाने की, है ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की, आओ आता हूँ मैं। ये लो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। चार्ज डेंसिटी यहाँ लिख देता हूँ, चार्ज डेंसिटी है भाई ये, है ना, लैम्डा, जो कि क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, जिसको आप चार्ज डेंसिटी बोलते हो, ठीक है ना। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये लो भैया, ठीक। ये कैसी है भाई, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों, अंदर भी होगी बाहर भी होगी, नहीं है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में है, इधर है, इधर है। तो हम बोलेंगे ये कैसी है नेचर में, नॉन यूनिफॉर्म है। नेचर में कैसी है ये, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। ओके सर, आपको बोला है इस P पर आपको क्या चाहिए, फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, चलो मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आपको कहीं पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ, है ना, किसी पॉइंट P पर निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप अपना गॉसियन सरफेस बनाओगे। और गॉसियन सरफेस कैसे बनाओगे कि वो पॉइंट जहां पर आपको फील्ड निकालनी है वो उस गॉसियन सरफेस के बिल्कुल सरफेस पर आए। क्लियर। ओके 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 ओके, समझ में आया। चलो तो मुझे बताओ कि अगर यहां पर आपको P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो आप कैसा गॉसियन सरफेस बनाओगे। यह है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो गॉसियन सरफेस बनता है वो सिलिंड्रिकल बनता है। कैसा बनता है, सिलिंड्रिकल बनता है। कैसा बनता है भाई, सिलिंड्रिकल बनता है। तो चलो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये मैंने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया, मैंने सिलिंड्रिकल गॉसियन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कि मैं और मोटा करूं पेन को, थोड़ा सा सर और मोटा कर लेते तो मुझे सही लगता। चलो ये देखो, ठीक है। ये आपका सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया। अच्छा, ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने बनाया है इसका रेडियस कितना है, ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने बनाया है इसका रेडियस कितना है, r है। और लेंथ मैंने कितनी मान ली, लेंथ मैंने मान ली l है, ठीक है ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, थिन वायर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया वो इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, उसकी लेंथ l है भैया। समझे या नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ओके ओके ओके, सो दिस इज योर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्या ये ओरिजिनल यानी कि ये रियल है क्या, नहीं, दिस इज इमेजिनरी। सिलिंड्रिकल गॉसियन, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी यार, मुझे यहाँ पर जगह चाहिए, मैं भी क्या कर रहा हूँ। दिस इज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस कैसा बनाया है, यहाँ पर आपका जो गॉसियन सरफेस है
वो कैसा है भाई, वो है सिलिंड्रिकल। कैसा गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। चलो अब यहां पर देखो जरा काम की चीजें, मुझे लगाना है गॉस लॉ, मुझे लगाना है गॉस लॉ। तो जब आपने गॉसियन सरफेस देखा तो गॉसियन सरफेस के अंदर आपको ये जानना पड़ेगा कि चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, तभी तो आप फ्लक्स निकाल पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे फ्लक्स थ्रू, नेट फ्लक्स थ्रू दी सरफेस बताओ, यहाँ पे जीएस लिख दूं, गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधे सीधे बोल दोगे वो क्या होगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात यहां फंस जाती है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। नहीं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है मुझे बता सकते हो? सर देखिए टोटल चार्ज तो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, ठीक है ना, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, के अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, मैं जानता हूं लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मैं इस लैम्डा को यानी कि इस चार्ज डेंसिटी को इस लेंथ ऑफ द सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इस सिलेंडर की लेंथ के अंदर ही तो आप देख रहे हो चार्ज एनक्लोज्ड है, जितनी लेंथ का सिलेंडर है, जितनी लेंथ का सिलेंडर है उतना ही तो चार्ज एनक्लोज्ड है सिलेंडर के अंदर। अरे हाँ कि ना, उतना ही तो चार्ज सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, मतलब इस एल लेंथ का चार्ज, इस एल लेंथ पे जितना चार्ज होगा वही टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होगा। ठीक है, तो इस एल लेंथ के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा बताओ? क्या मैं लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दूं एल से? क्या मैं लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो चार्ज आ जाएगा? हाँ सर, हाँ 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 हाँ। तो हम यहां लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट बात, चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface बेटा कितना आएगा? is nothing but lambda into L, is nothing but lambda into L, Q is equals to lambda into L। समझे कि नहीं समझे? तो आप सीधे सीधे यहां बोल सकते हो Q एनक्लोज किसके बराबर आ गया? लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। इसको फटाफट डाल दो आप किसके अंदर? सोन पापड़ी के डब्बे के अंदर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हम ये भी तो जानते हैं कि फ्लक्स नेट निकालने का एक फॉर्मूला और है हमारे पास, E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इंटीग्रेशन। हाँ कि ना, क्योंकि यहां पर फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है। ओके ओके ओके, क्या कर सकते हैं? आओ, तो मैंने ये देखा कि यार यहां पर ना सरफेसेस कितने हैं। पहले तो आप ये बताओ कि अगर मुझे टोटल फ्लक्स थ्रू दी सरफेस निकालना है, टोटल फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस निकालना है, तो पहले आप मुझे बताओ कि इस गॉसियन सरफेस पे टोटल कितने सरफेस है। देखो अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है और एक कर्व्ड सरफेस है। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है और एक क्या है? कर्व्ड सरफेस है। ओके 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 ओके, तो हम बोल सकते हैं फ्लक्स थ्रू दी फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू दी सेकंड प्लस फ्लक्स थ्रू दी थर्ड, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, सीधे सीधे ऐड हो जाएगी। ओके, फ्लक्स थ्रू दी फर्स्ट सरफेस आप कैसे निकालोगे? शानदार, अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखना। अगर मैं पहले वाले सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लूं तो आप देख सकते हो कि इसका एरिया वेक्टर कहां जा रहा है? इसका एरिया वेक्टर फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। यहां थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। समझ गए? तो फ्लक्स थ्रू दी फर्स्ट सरफेस कितना आएगा? 0। फ्लक्स थ्रू दी फर्स्ट सरफेस कितना हो गया? 0 प्लस आगे बढ़ो फ्लक्स थ्रू दी सेकंड सरफेस, देखो दिस इज योर सेकंड सरफेस। यहां पर मैंने एलिमेंटल एरिया लिया, इसका एरिया वेक्टर देखा, लो भैया एरिया वेक्टर फिर से कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर टू फील्ड आ गया। तो आप फिर से बोलोगे कि फ्लक्स थ्रू दी सेकंड सरफेस इज 0 प्लस। अब जरा थर्ड सरफेस की बात करें, यानी कि कर्व्ड सरफेस की बात करें, तो आप जानते हो यार फ्लक्स, अगर मैं थर्ड सरफेस यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया पे एरिया वेक्टर लूंगा तो आप देखोगे कि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। चाहे आप यहां लेकर देखो, चाहे आप यहां लेकर देखो। लो यहां मैंने एरिया वेक्टर ले लिया, ये लो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 डिग्री आ गई। बात मान रहे हो या नहीं मान रहे? अरे सर बिल्कुल मान गए ना। तो आप बोल सकते हो कि फ्लक्स थ्रू दी थर्ड सरफेस कितना होगा? बताओ मुझे। फ्लक्स थ्रू दी थर्ड सरफेस होगा E डॉट डी ए कॉस 0। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, छोटे से एलिमेंट के थ्रू E डी ए कॉस 0 होगा, बिल्कुल होगा सर।
हर जगह देख लो आप, थीटा कितना आने वाला है 0,0000 डिग्री आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है cos 0 हो जाएगा 1। इसको कॉपी कर लेता हूं, आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। आ जाओ बेटा, कॉपी हो गए तुम, आ जाओ, इसको मिटाओ। जेड़ा नशा शायरी अखां विचों आए मैनू, हाँ इखिया बड़ा लायो अखां विचों आवे मैनू। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस टोटल है ना, कितना आएगा 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, cos 0 हो जाएगा 1, cos 0 हो जाएगा 1, ठीक। मतलब कुल मिलाकर इतनी बात हुई। यहां पर अगर आप ई को देखोगे तो ई का मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम है, ई का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो मैं बोलूंगा नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट ई बाहर निकला इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये सारे छोटे डीए जोड़ता चलूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? अगर मैं सारे डीए जोड़ता चलूंगा तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका मतलब ये है कि यहां से नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस जो आ गया वो कितना आ गया, E इंटू 2 पाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर कितना आएगा, 2 पाई रेडियस r l लेंथ, ठीक है। ओके ओके ओके, ये आ गया आपका नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। ये लो भैया, ये दूसरी सोन पापड़ी की डब्बी, एक सोन पापड़ी का डब्बा ये, एक सोन पापड़ी का डब्बा ये। गॉस लॉ बोल रहा है कि नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस होगा लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और भैया यहां से हमने निकाला मैथमेटिकली कि E इंटू 2 पाई आर एल होगा। दोनों गलत तो हो नहीं सकते, दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। सो दिस इंप्लाइज, हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं। Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट इक्वल टू E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू फाइनाइट, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है पाई एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है E इंटू 2 पाई आर एल। चलो E इंटू 2 पाई आर एल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। L से ये L क्या करो, काट दो। आपको क्या निकालना है, फील्ड निकालनी थी, तो भैया हमने फील्ड इंटेंसिटी निकाली है P पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, और वो कितनी आई है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। याद आया कुछ, कुछ याद आया? नहीं सर कुछ याद नहीं आया। अरे कुछ याद आया? नहीं सर कुछ याद नहीं आया। अरे भैया आपने यहाँ पर कुछ थीटा वीटा लगा कर, कुछ मैथ्स लगा कर एक फॉर्मूला निकाला था, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट P कितना था, याद करो, याद करो, जब हमने पहले निकाला था कितना आया था, 2k लैम्डा बाय आर। ओ हो, याद आया, याद आया, 2k लैम्डा बाय आर आप ये निकाल चुके हो। हटाओ इसको, हटाओ, जल्दी जल्दी चलो। बहुत मेहनत की थी हमने, बहुत मैथ्स लगाया था, थीटा वीटा लगाया था, और तब जाकर हम इस रिलेशन तक पहुंचे थे। और वो रिलेशन क्या था, जरा फटाक से देखो। रिलेशन आप जब पहुंचे थे, प्रीवियसली लिख देता हूं, प्रीवियसली जब आपने इसको सॉल्व किया था और एक रिलेशन निकाला था, तो फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P आपने निकाला था 2k लैम्डा बाय आर। क्या निकाला था, 2k लैम्डा बाय आर। मैंने आपको ये बोला था कि k को हम लिख सकते हैं क्या, k को हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r था, 2 से हमने इसको काट दिया तो ये आ गया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये देखो क्या निकाला आपने, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कितनी आसानी से निकला, कोई थीटा वीटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं कि भैया थीटा 1 यहां से लेना पड़ेगा, थीटा 2 यहां से लेना पड़ेगा, थीटा 1 थीटा 2 बराबर नहीं होंगे, छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट किया, ये सब करने की कोई जरूरत हमको नहीं पड़ी। वो ईडीए कॉस थीटा, ईडीए साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा, ये सब नहीं करते थे। कॉस कॉस बचेगा, याद करो, याद करो। हाँ, वो सब करने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। गॉस लॉ ने हमारा काम बहुत ज्यादा आसान करा दिया और सीधे हमको रिलेशन तक पहुंचा दिया। और रिलेशन क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ जाती, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। क्लियर? लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता, यहां पर एक नेगेटिव साइन लग जाता।
आपको समझ में आया मैंने क्या किया है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया है। हमने पहले गॉस लॉ की मदद से क्या निकाला? फ्लक्स निकाला। फिर हमने मैथमेटिकली इस सरफेस से क्या निकाला? फ्लक्स निकाला। दोनों को हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया और उससे क्या निकाल ली? फील्ड निकाल ली। पक्का? जी सर पक्का। यहां से आपको एक चीज साफ साफ क्लियरली दिख रही होगी कि जो फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं, ग्राफ बनाऊं? सर बनाइए ना यार, क्यों नहीं बनाएंगे ग्राफ आप? लो ग्राफ देखो, फटाफट देखो ग्राफ। किसका? ई वर्सेस आर का। किसका? ई वर्सेस आर का। चलिए तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ई वर्सेस आर का। थोड़ा सा पेन मोटा कर लेता हूं। ये ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि आपकी जो फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है? अरे हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर। अगर आप आर जीरो करते जाओगे तो फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमाइज होती जाएगी। जैसे जैसे आर कम करोगे ई की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाओगे ई की वैल्यू कम होने लग जाएगी। पक्का? हाँ सर पक्का। अगर r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया तो e टेंड्स टू जीरो होने लग जाएगा, और अगर r टेंड्स टू जीरो होने लग गया तो e टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। सोन पापड़ी का डब्बा, सोन पापड़ी का डब्बा। लो लो नोट डाउन कर लो। कितनी सारी चीजें पढ़ ली हैं, सब फटाफट नोट डाउन करो। इसको लिखो, इसको लिखो, फिर इसको लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बोला जहां से हमने फ्लक्स पढ़ना चालू किया है, एरिया वेक्टर पढ़ना चालू किया बेटा, वहां से ना सारे लेक्चर आप ये मानकर चलो वो एक ही लेक्चर, एक ही टॉपिक कंटिन्यूएशन में है सब, है ना? क्योंकि लेक्चर की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इतना लंबा लेक्चर नहीं बनाना चाहिए, इसलिए इसको ब्रेक करके हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग अ यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। ओके, लैम्डा मतलब कोका कोला, लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक। लाइज अ डिस्टेंस d फ्रॉम पॉइंट O। अच्छा, d डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, through the surface of a sphere of radius capital R centered at O resulting from this line charge. Consider both cases when R is less than D and R is greater than D. अच्छा, तो अगर देखिए R less than D हो जाता है, अगर R less than D हो जाता है यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है? D डिस्टेंस से कम है, तो स्फीयर देखो क्या होगा? इससे बाहर ही रहेगा, मतलब कोई भी चार्ज स्फीयर के अंदर नहीं आया। अगर R less than D था, अगर R, ये जो R की वैल्यू है ये D से कम है, तो स्फीयर क्या है भाई? इस चार्ज से दूर है ना? आई मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ नो चार्ज लाइज इनसाइड द स्फीयर, नो चार्ज लाइज इनसाइड द स्फीयर। अगर कोई भी चार्ज स्फीयर के अंदर नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? Q enclosed is 0। दिस इम्प्लाइज क्या? फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर कितना हुआ? फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर कितना हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक। नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है? नेक्स्ट केस आपसे बोल रहा है कि अब रेडियस क्या हो गया है? D से छोटा हो गया है, सॉरी रेडियस अब D से बड़ा हो गया है। रेडियस अब क्या है? D से बड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब आपका जो स्फीयर है वो कुछ ऐसा हो गया बेटा। अब आपका जो स्फीयर है वो कुछ ऐसा हो गया है। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? अब आपका स्फीयर कुछ ऐसा हो गया है, रेडियस इतना बड़ा हो गया कि वो D से बड़ा हो गया है। क्लियर? अच्छा 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 अच्छा, अब आप चीज ध्यान से समझना, है ना? ध्यान से समझना। यहां पर मैं स्फीयर बनाता हूं और ये आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है ना? तो अब आप देखो स्फीयर के अंदर चार्ज आ गया, स्फीयर के अंदर चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। स्फीयर के अंदर चार्ज आ गया। ओहो हो, दिस इज O, दिस इज रेडियस R, दिस इज रेडियस R एंड दिस इज D। O की डिस्टेंस इस वायर से कितनी दूर थी? D ही थी, है ना? तो वो तो नहीं बदलने वाली, वो तो D ही है। बस रेडियस क्या हो गया? इस बार बड़ा हो गया है। चलो,
मुझे बताओ कि इस स्फीयर के अंदर चार्ज की, इस स्फीयर के अंदर वायर की कितनी लेंथ आ रही है? एल लेंथ आ रही है? अरे हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। उसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो इसकी वैल्यू होगी कितनी? आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का रूट। क्या यही होगी वैल्यू? हाँ सर देखो, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो क्या एल की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी, है ना। हमको निकालना है कि इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है? तो इतना ही तो चार्ज इनक्लोज्ड है स्फीयर के अंदर। हाँ, दिस इज व्हाट? दिस इज क्यू इनक्लोज्ड। ये आप कैसे निकालोगे? तो क्यू एनक्लोज्ड इज नथिंग बट लैम्डा, जो इसकी चार्ज डेंसिटी है, और कितना लेंथ अंदर है? लेंथ की वैल्यू आपने निकाल ली है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये आ गई वैल्यू किसकी? क्यू एनक्लोज्ड की। तो आप फ्लक्स निकाल लो। तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर कितना आ जाएगा भैया बताओ? क्यू की वैल्यू आपने निकाली है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। क्लियर? पक्का? कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है आपको ये पता करना था। तो भैया इतना चार्ज एनक्लोज हुआ है, और ये चार्ज कितना हुआ? जितनी ये लेंथ हुई, ये लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। खत्म बात। ठीक है, चलिए भाई, तो अब खत्म करते हैं इस लेक्चर को। और भी जो क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ जाकर आप उतने ही खुश हो जाएंगे जितना कि ये प्यारा बच्चा खुश हो रहा है। जितना भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया जाता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वही कंटेंट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, साथ ही साथ ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको प्रोवाइड कराया गया है। मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं। क्या है? मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं। आप किसके स्टूडेंट हैं? नीट के स्टूडेंट। तो आप नीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नीट पे क्लिक करेंगे तो जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है सब यहाँ आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए आपको फिजिक्स देखने का मन है, आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मेरे सारे लेक्चर एक के बाद एक आपको देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे। और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।